हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं परमाणु। पिछले टॉपिक में अपने तत्व, परमाणु, अणु, यौगिक, मिश्रण और उसके बाद समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक और परमाणु का प्रतीक क्या है, कैसे तत्व का प्रतीक हम लिखते हैं, कहाँ परमाणु क्रमांक लिखा जाता है, कहाँ परमाणु भार लिखा जाता है, ये डिस्कस किया था। आज हम परमाणु को डिस्कस कर रहे हैं। जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो वहां से आप ये पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। अब परमाणु की बात करें अपने, तो परमाणु शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। परमाणु को हम एटम बोलते हैं, एटम। एक्चुअल में टम जो होता है, TOM, टम, ये होता है जिसे काटा जा सकता है, जिसे काटा जा सके वो टम होता है। और परमाणु को बोला गया एटम। एटम का मतलब जिसे काटा न जा सके, जिसे काटा न जा सके, तो वो एटम बना। और एटम को हम लोग हिंदी में परमाणु बोल देते हैं। और डाल्टन ने सबसे पहले कहा था कि परमाणु जो है वो किसी भी पदार्थ का, यानी कोई पदार्थ हम लें, जैसे ये पदार्थ है, इसको अगर मैं तोड़ने लगूं, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता जाऊं, तो लास्ट टुकड़ा जो आएगा, जिसे और ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता, वो लास्ट टुकड़ा जो होगा वो परमाणु होगा। ये डाल्टन ने कहा था। लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ती गई, परमाणु के अंदर भी कई छोटे छोटे कण खोज लिए गए, जिसमें मुख्य कण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु जो है वो 3 अवयवी कणों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना है। हालांकि डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। परंतु जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ती गई, परमाणु के अंदर 3 अपरमाणवीय कण, 3 मौलिक कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। अब अपने डिस्कस करेंगे पहले इन तीनों कणों को, फिर उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है उसको। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा, तो कण जो है, सबसे पहली बात अपने कर रहे हैं, कण ले रहे हैं इधर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक टेबल बना दूंगा मैं, उस टेबल से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब उसका सिंबल, प्रतीक क्या है। प्रतीक तो इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल होता है, हम इलेक्ट्रॉन का सिंबल E माइनस। एक्चुअल में क्या होता है, सही तरीका इलेक्ट्रॉन को लिखने का ये होता है -1E0। क्योंकि पैर में हम कहते हैं कि प्रोटॉन होते हैं, पैर में प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन इसके पास कोई है नहीं। तो जो नीचे की ओर लिखा जाता है, एक्चुअल में वो प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन पर क्या आवेश होता है, प्लस। यानी जैसे मैंने ये लिखा 7N14, इसका मतलब है इसमें 7 प्रोटॉन है, यानी प्लस के 7 हैं। क्लियर, प्लस के 7 हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो -1। इसका जो द्रव्यमान, जो आवेश होता है, वो प्रोटॉन के बराबर ही होता है। प्रोटॉन का सिंबल होता है 1H1, ये +1 है। इसका जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश बिल्कुल बराबर होता है। लेकिन फ़र्क आवेश में ये होता है कि इसका आवेश प्लस होता है और इसका आवेश माइनस होता है। इसका द्रव्यमान इकाई माना गया है और इसका द्रव्यमान नगण्य माना गया है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब परमाणु बनता है, तो परमाणु के बीचों बीच नाभिक है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सारा भार नाभिक में है। सारा भार कहाँ है, नाभिक में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भार जो है वो 0 नगण्य माना गया है। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल है वो -1E0, बीटा कण भी बोलते हैं इसको, बीटा कण। प्रोटॉन 1H1 है, या P से भी डिनोट कर सकते हैं, और न्यूट्रॉन 0N1 है। ये पैर में आवेश चल रहा है। अब न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है, प्रोटॉन पर +1 होता है, इलेक्ट्रॉन पर -1 होता है। क्लियर। भार देखें तो इसका भार नगण्य है, इसका भार 1 है, इसका भार भी 1 है, यानी न्यूट्रॉन का भार और प्रोटॉन का भार बिल्कुल बराबर होता है।
न्यूट्रॉन का भार और प्रोटॉन का भार बिल्कुल बराबर होता है। तो जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं, दोनों का भार इक्वल होता है। अतः परमाणु का सारा भार जो होता है वो नाभिक में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भार जो है वो नगण्य माना गया। वो आगे आ जाएगा अपने पास। अब खोज किस किस ने करी थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन या जे टॉमसन ने। ये भी आज डिस्कस करेंगे अपने पूरा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। अब नामकरण किसने दिया था, ये मेन बात है। इसको जो इलेक्ट्रॉन नाम दिया था वो स्टोनी द्वारा दिया गया। स्टोनी, इलेक्ट्रॉन नाम स्टोनी। और प्रोटॉन को जो प्रोटॉन नाम दिया था वो रदरफोर्ड ने दिया था। प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड द्वारा दिया गया था। ये ध्यान रखना, कई बार पेपर में आ जाता है प्रोटॉन के खोजकर्ता थे, गोल्डस्टीन ऑप्शन नहीं होता। एक्चुअल में वो खोजकर्ता नहीं, नामकरण करता पुट कर जाता है रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन का नाम रदरफोर्ड ने दिया था। न्यूट्रॉन का नाम चैडविक द्वारा ही दिया गया है। आवेश, इस पे आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इस पे भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि इसका आवेश प्लस में है और इसका आवेश माइनस में है। तो ये जो हमने दिखाया है ये आवेश दोनों का बराबर है। फ़र्क इतना है कि इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है। तो आवेश दोनों का ही 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ही होता है। लेकिन फ़र्क इतना होता है कि प्रोटॉन का आवेश पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का आवेश नेगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। अतः न्यूट्रॉन जो है वो एक उदासीन कण है। अब बात करें द्रव्यमान की। इसका द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम। और इतना ही द्रव्यमान न्यूट्रॉन का होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान बिल्कुल बराबर है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो बिल्कुल बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 × 10⁻27। अब अगर हमसे पूछ लेता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितने गुना भारी होता है, तो प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से लगभग 2000 गुना ज़्यादा भारी होता है। लगभग 2000 गुना। क्लियर कर देता हूँ, लगभग 2000 गुना ज़्यादा भारी होता है। अब प्रोटॉन का भार बटे इलेक्ट्रॉन का भार कर लें हम लोग। प्रोटॉन का भार कितना है? 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का भार 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। 10⁻31 को ऊपर ले जाऊँ तो 10⁻+31 बन जाएगा। तो इसको मैं ऊपर ले गया तो ये 10⁻+31 हो गया। अब 10⁻31 × 10⁻27 है, तो ये बच गया 1.672 × 10⁻4, क्योंकि 10⁻31 है, 10⁻27 है, 10⁻4 बच गया। यानी ये बन गया 1 में 9.1 है, बट्टे में 9.1, तो ये बन गया 1.672 × 10,000 बट्टे 9.1। मल्टीप्लाई करूँ तो 16,720 बट्टे 9.1। 9.1 आलमोस्ट 9 ही मान लें आप, आलमोस्ट 9 हो गया। 9.1 क्या है? आलमोस्ट 9 हो गया। अब आप देखें 16,720 यानी लगभग 17,000 के आसपास है। अगर ये 18,000 होता, एग्जैक्ट 18,000 होता और बट्टे में 9 होता, बट्टे में तो 9 ही है, 9.1 लगभग 9 ही है, तो एग्जैक्ट 2,000 आता। लेकिन अब लगभग ये 17,000 के बराबर है। 16,720 लगभग 17,000 के बराबर है। तो लगभग 17,000 के बराबर है, तो अपना एग्जैक्ट आंसर निकालें अगर अपने, तो 17,000 से 9 का भाग दे दें तो अपना एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर? 1900 के आसपास अराउंड आएगा, 1900 के अराउंड। तो यानी लगभग 2000 गुना ज़्यादा भारी हो गया प्रोटॉन किससे? इलेक्ट्रॉन से। इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का भार जो है वो नगण्य है, क्योंकि प्रोटॉन उससे 2000 गुना ज़्यादा भारी है।
इसलिए जब परमाणु का द्रव्यमान निकाला जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कंसीडर नहीं किया जाता, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ही कंसीडर किया जाता है। क्लियर? क्योंकि द्रव्यमान है कितना, इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻31, प्रोटॉन का 1.672 × 10⁻27, न्यूट्रॉन का भी प्रोटॉन के बराबर ही है। अब अगर देखें, हम सोल्व करके देख सकते हैं, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग 2000 गुना ज़्यादा होता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम नगण्य मानते हैं। तो जब परमाणु का द्रव्यमान निकाला जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कंसीडर नहीं किया जाता। अब टेबल बन गई हमारे पास। कण कौन कौन से लिए हमने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब सबसे पहली बात अपने करी प्रतीक की, तो इलेक्ट्रॉन का प्रतीक -1E0, प्रोटॉन का 1H1, न्यूट्रॉन का 0N1। फिर खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की चैडविक ने। फिर नामकरण किसने किया, इलेक्ट्रॉन का स्टोनी ने, प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन का चैडविक ने। आवेश कितना कितना है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश बिल्कुल बराबर होता है, सिर्फ साइन अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश नेगेटिव में होता है, प्रोटॉन का आवेश पॉजिटिव में होता है, न्यूट्रॉन उदासीन है। फिर द्रव्यमान कितना कितना है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम। अतः प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में 2000 गुना ज़्यादा भारी है। इसलिए जब हम परमाणु का द्रव्यमान निकालते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कंसीडर नहीं किया जाता। तो ये टेबल आ जाती है अपने पास पूरी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। अब ये क्लासिकल मॉडल डेवलप कैसे हुआ, कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई। तो सबसे पहले थॉमसन एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो थॉमसन ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था क्या, वो देखें हम। अब क्लासिकल मॉडल ऑफ एटम, क्लासिकल मॉडल ऑफ एटम कि कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन खोजे गए। सबसे पहले खोज हुई कैथोड किरणों की। थॉमसन ने ही एक्सपेरिमेंट किया था कैथोड किरणों का। एक्सपेरिमेंट क्या था थॉमसन का, क्रुक्स और थॉमसन दोनों इकट्ठा काम कर रहे थे, क्रुक्स और थॉमसन। तो इन्होंने एक विसर्जन नली ली जिसमें निर्वात कर दिया बिल्कुल। ये मैं एक विसर्जन नली बना रहा हूँ। तो इसमें से एयर जो थी वो बिल्कुल निकाल दी, बहुत ही कम दाब यहाँ रह गया था वायु का, लगभग 0.001 mm प्रेशर ही रह गया था। यानी आप यही मान लें कि ये निर्वात नली थी एक, ये बंद कर दिया इस नली को। इधर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, इधर पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और हाई वोल्टेज लगभग 10,000 वोल्ट करंट इसमें पास किया। तो उन्होंने देखा कि एनोड के बिल्कुल सामने, यहाँ एनोड के बिल्कुल पास चमक उत्पन्न हो रही है, कांच की नली पर चमक उत्पन्न हो रही है। इसका मतलब उन्होंने कहा कोई ना कोई किरणें कैथोड से निकल रही हैं जो एनोड वाली साइड जाकर कांच की नली से टकरा रही हैं। कोई ना कोई किरणें कैथोड से निकली हैं जो एनोड के पास जाकर कांच वाली नली से टकरा रही हैं और यहाँ जो है चमक उत्पन्न कर रही हैं इस जगह पर। क्लियर? तो ये एक्सपेरिमेंट था विलियम क्रुक्स और थॉमसन का। तो कैथोड से किरणें निकली हैं कुछ जो जाकर एनोड के पास कांच की नली से टकराई हैं और वहाँ चमक उत्पन्न की हैं। इन्हीं किरणों को हम कैथोड किरणें कहते हैं। ये कैथोड किरणें हैं। अब कैथोड किरणों के गुण क्या क्या हैं, वो कैसे खोजे गए। थॉमसन ने आगे स्टडी की फिर कैथोड किरणों की और कैथोड किरणों के गुण बताए। उन्होंने कहा कैथोड किरणें जो होती हैं, पहली बात सीधी रेखा में गमन करती हैं बिल्कुल। कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। इसको कैसे क्लियर किया उन्होंने, विसर्जन नली ली,
वही सेम निर्वात ही था। और इस नली के बिल्कुल बीचों बीच उन्होंने कोई भी धात्विक प्लेट लगा दी थी। ये धात्विक प्लेट लगा दी। अब उन्होंने कहा कि इसकी जो परछाई है, जो उनका एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि ये टकराती चमक उत्पन्न करती, तो ये इससे टकराई, चमक उत्पन्न की, और इसकी जो परछाई है वो बिल्कुल इस दीवार पर बनी, इसके बिल्कुल सामने। यहाँ इसकी परछाई बन गई, इस धात्विक जो भी उन्होंने मटेरियल लिया हुआ था, इस दीवार पर उसकी परछाई दिखाई दी इनको यहाँ। तो इनका इसका मतलब ये बिल्कुल सीधी रेखा में गमन कर रही है, क्योंकि इसकी परछाई बिल्कुल सामने बनी है। क्लियर, बिल्कुल सामने बनी है। इसका मतलब कैथोड किरणें जो हैं वो बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती हैं। तो पहला पॉइंट निकला अपना, कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। दूसरा, कैथोड किरणें जो होती हैं, सेकंड पॉइंट इनका था, कैथोड किरणें जो होती हैं वो छोटे छोटे द्रव्य कणों से बनी हैं, जो यांत्रिक प्रभाव रखती हैं या यांत्रिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं, बल लगाती हैं। ये इसको उन्होंने कैसे क्लियर किया था? सेम वही निर्वात नली थी इनके पास, ये पॉइंट ध्यान रखना कैथोड किरणों से रिलेटेड। एक तो सीधी रेखा में गमन करती हैं, दूसरा द्रव्य कणों से बनी होती हैं जो यांत्रिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। अब यांत्रिक प्रभाव को उन्होंने कैसे क्लियर किया? उन्होंने कैथोड किरणों के मार्ग में, यहाँ ये बैटरी के नेगेटिव से था, ये बैटरी के पॉजिटिव से था, एक बिल्कुल पतला पिन लगा दी, बिल्कुल पतली पिन। कैथोड किरणों के मार्ग में बिल्कुल पतली पिन लगा दी। अब कैथोड किरणें जब निकली यहाँ से तो वो इस पिन से टकराई और ये पिन जो है वो घूमने लग गई। ये पिन जो है रोटेट होने लगी इस तरह से, ये पिन घूमने लग गई। तो उन्होंने कहा इसका मतलब कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से बनी हैं जो यांत्रिक प्रभाव रखते हैं। क्लियर, यांत्रिक प्रभाव रखते हैं, इसीलिए ये पिन चक्र जो है वो घूमने लग जाता है। पिन लगाई थी उन्होंने और वो बिल्कुल रोटेट होने लग गया था ये पिन चक्र। तो उन्होंने कहा कैथोड किरणें द्रव्य कणों से बनी होती हैं जो यांत्रिक प्रभाव रखती हैं, इसीलिए वो बल लगाती हैं इस पिन चक्र पर और पिन चक्र जो है वो घूमना शुरू हो जाता है, ये पिन चक्र घूमने लग जाता है। क्लियर। फिर तीसरा उन्होंने कहा, थर्ड पॉइंट जो उनका था कि कैथोड किरणें जो होती हैं वो ऋणावेशित होती हैं, नेगेटिव चार्ज वाली होती हैं। ये पॉइंट क्लियर रखना। एक तो सीधी रेखा में गमन करती हैं, द्रव्य कणों से बनी होती हैं और नेगेटिव चार्ज होती हैं। नेगेटिव चार्ज के लिए उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट क्या था उनका? सेम यही प्लेट थी उनके पास, निर्वात नली थी। उन्होंने यहाँ 2 प्लेटें लगा दी थी बस इस जगह, एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट नेगेटिव, एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट नेगेटिव। तो कोई भी किरण आगे नहीं जा पाई थी, वो सारी किरणें जो थी वो इसी साइड ही मुड़ गई थी ऐसे, और यहाँ चमक उत्पन्न की थी। अब उन्होंने इस जगह पर नया डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। तो ये निर्वात नली हो गई, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। पहले तो क्या था, यहाँ चमक उत्पन्न हो रही थी इस जगह, लेकिन अब उन्होंने इसके मार्ग में एक नेगेटिव प्लेट लगा दी, एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी। अब क्या हुआ, वो चमक नली के इस हिस्से पर मिली उनको, इस हिस्से पर, क्योंकि वो सारी किरणें इसी प्लेट की ओर मुड़ गई ऐसे। तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज होती हैं, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज होती तो ये नेगेटिव की ओर मुड़ती, तो यहाँ चमक उत्पन्न करती, लेकिन चमक उत्पन्न हुई यहाँ। तो इसका मतलब उन्होंने कहा ये नेगेटिव चार्ज हैं, इसलिए पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ गई हैं और उधर जाकर इन्होंने चमक उत्पन्न की है। और फिर उन्होंने देखा एक धातु की पत्ती लगाई बीच में। अगला जो बात उन्होंने कही थी, चौथी बात इन्होंने कही कि ये किरणें तापीय प्रभाव रखती हैं। जब बीच में धातु की पत्ती रखी उन्होंने, तो वो धातु की पत्ती जो थी वो गर्म हो गई थी,
तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये किरणें तापीय प्रभाव ही रखती हैं। पॉइंट ध्यान रखें, अब सीधी रेखा में गमन करती हैं, द्रव्य कणों से बनी होती हैं जो यांत्रिक प्रभाव रखते हैं, नेगेटिव चार्ज होती हैं, तापीय प्रभाव रखती है। तो एक्सपेरिमेंट जस्ट समझाने के लिए, एक्सपेरिमेंट भले ही ना याद रखें लेकिन पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। तापीय प्रभाव रखती है। फिर इन्होंने अगला पॉइंट कहा कि अगर इन्हें किसी गैस में से गुजारा जाए तो ये उसे आयनित कर देती है, आयनित कर देती है। अगर इसे किसी गैस में से गुजारा जाए तो ये गैस को आयनित कर देती हैं, क्योंकि गैसें जो है ना वो अधातु हैं। गैसें जितनी भी हैं वो अधातु हैं। अब धातुओं की नेचर होती है, धातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, लेकिन अधातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जैसे इसे क्लोरीन में से गुजारा तो क्लोरीन क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगी। एक्चुअल में कैथोड किरणें जिन कणों से बनी थी वो कण इलेक्ट्रॉन ही थे। तो कैथोड किरणें जब इसके संपर्क में आई तो क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए और 2Cl- बन गया, यानी आयन बन गया। तो इन्होंने ये पॉइंट इस बात के लिए लिखा है, अगर किसी गैस में से कैथोड किरणें गुजारी जाएं तो ये उस गैस को आयनित कर देती हैं। क्लियर। और अगर इसे धातु जिसका गलनांक बहुत ज़्यादा है, ये बात सबसे मेन ध्यान रखना, धातु जिसका गलनांक बहुत ज़्यादा है उसके संपर्क में लाया जाए तो फिर एक्स किरणों की उत्पत्ति होती है। तो एक्स किरणों की उत्पत्ति जो होती है वो कैथोड किरणों को उच्च गलनांक वाली धातुओं से टकराने पर होती है। तो ये पॉइंट सबसे मेन है। कैथोड किरणें जब उच्च गलनांक वाली धातु से टकराती है तो उत्पत्ति करती है किसकी, एक्स किरणों की। और बाकी गुण वही हैं जो हमने इलेक्ट्रॉन का डिस्कस किए थे। सेम ऐसे ही एनोड किरणें आई थी, एनोड किरणों के गुण भी यही हैं, सेम टू सेम, बस अपोजिट है। एनोड किरणों के गुण बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे उसके। क्लियर। एनोड किरणों के गुण जो हैं बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे इसके, और ये पॉइंट उसमें नहीं आएगा, गैस वाला पॉइंट उसमें नहीं आएगा, क्योंकि एनोड किरणें जो होंगी वो प्रोटॉन से बनी होंगी और गैस में प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है। एक्स किरणों वाला पॉइंट भी नहीं आएगा, ये पॉइंट भी नहीं आएगा, बाकी पॉइंट सेम रहेंगे। तो ये एनोड किरणें हो जाएंगी। अब एनोड किरणें एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो एनोड किरणों का गुण क्या होगा, सीधी रेखा में गमन करेंगी, द्रव्य कणों से बनी होंगी और यांत्रिक प्रभाव रखेंगी, और वो द्रव्य कण जो होंगे वो प्रोटॉन होंगे उसके। फिर ये धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ी थी, वो ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ेंगी, वो ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाएंगी। क्लियर। और उन किरणों का सबसे बड़ी बात जो होगी, उन किरणों का जो वेग होगा, तो एनोड किरणों का जो वेग होगा वो कैथोड किरणों से कम होगा। क्यों? क्योंकि एनोड किरणें प्रोटॉन से बनी है, और प्रोटॉन के बारे में हमने पढ़ा है कि प्रोटॉन का जो भार है वो इलेक्ट्रॉन के भार का 2000 गुना है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का 2000 गुना ज़्यादा है। जब 2000 गुना ज़्यादा है तो यानी प्रोटॉन भारी है तो कॉमन सी बात है वो धीरे चलेगा। अतः एनोड किरणों का जो वेग आएगा, इसमें एक पॉइंट और कंसिडर रखना, एनोड किरणों में वेग जो होगा वो कैथोड किरणों की तुलना में कम होगा। क्लियर। लगभग 2000 गुना है इलेक्ट्रॉन के भार का, प्रोटॉन का भार। और अगर एग्जैक्ट पूछ लेता है तो 1837 गुना एग्जैक्ट है। वो जो पीछे डिवाइड किया था अपने 16,720/9.1, तो लगभग 1837 से 1840 के अराउंड आपका आंसर आएगा एग्जैक्ट अगर पूछता है तो। लगभग 2000 गुना ही बोलें। तो ये आज का टॉपिक था अपना कि एनोड किरणें और कैथोड किरणें, क्लासिकल मॉडल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब परमाणु की संरचना अपना टॉपिक डिस्कस करना है अपने, जिसमें परमाणु मॉडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हमने परमाणु का एक सामान्य परिचय पढ़ा, क्योंकि अपने जो टॉपिक दिया हुआ है परमाणु, तत्व, अणु, यौगिक, तो उसमें परमाणु के बारे में अपने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। अब अगला टॉपिक अपना परमाणु मॉडल रहेगा, परमाणु से रिलेटेड। क्लियर। थैंक यू।